हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपने हेमेटोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के ऊपर है। कई बार क्या होता है, जब आप ब्लड किसी और मतलब डोनर से रेसिपिएंट में चढ़ाते हैं तो उनकी बॉडी में कई सारे एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं, किस तरीके इनको ट्रीट करना है, इनकी सीवियरिटी क्या है, यही सब इस चैप्टर में है। तो आइए चैप्टर करते हैं। ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स का ट्रांसफ्यूजन कभी भी पेशेंट में रिएक्शन कर सकते हैं, स्पेशली उन पेशेंट्स में जो मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन लेते हैं, जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट और जो पेशेंट जिनका ब्लड हमेशा चेंज होता रहता है। इन्हें हम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस कहते हैं। रिएक्शन माइल्ड से लेकर लाइफ थ्रेटनिंग तक हो सकता है। ट्रांसफ्यूजन सेंटर को हर रिपोर्टेड टीआर का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। क्लासिफिकेशन: ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन दो बड़े ग्रुप में होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल और एक नॉन इम्यूनोलॉजिकल। और इन दोनों की भी दो सब टाइप होते हैं, एक्यूट और डिलेड। यानी कि आपको 4 कैटेगरी में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस पढ़ने हैं: इम्यूनोलॉजिकल एक्यूट, इम्यूनोलॉजिकल डिलेड, नॉन इम्यूनोलॉजिकल एक्यूट और नॉन इम्यूनोलॉजिकल डिलेड। ठीक है। इमीडिएट इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। एक्यूट मतलब सडनली, हीमोलाइटिक मतलब जो आरबीसीज को तोड़े, वो रिएक्शंस होती है इसमें। और मेनली इसमें एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होती है, जैसे कि क्लरिकल एरर इसमें हो गए। मान लीजिए किसी का लिखा हुआ था ब्लड बैग पे बी, आपने लिख दिया ए और वो गलत पेशेंट को चढ़ गया। टेक्निकल एरर हो गया, क्रॉस मैचिंग एरर हो गया। ये जो बेसिक एरर्स होते हैं जो हम जानबूझ के नहीं करते लेकिन डेली रूटीन में हो जाते हैं, उन पे की वजह से होता है। इसमें सिम्टम्स जो होते हैं वो मेनली इसमें फीवर होता है, फीवर, चिल, बैक पेन, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का गिरना, और फीवर इसका मोस्ट कॉमन होता है। और अगर किसी पेशेंट में ये सिम्टम दिख रहे हैं तो उसके बाद हमको कुछ उसके इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ती है, जैसे प्लाज्मा फ्री एचबी, बिलरुबिन, हेप्टोग्लोबिन, डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इससे क्या है, ये हमें पता चल जाता है कि कहीं ये सीवियर तो नहीं है। सेकंड हो गया हमारा फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। नॉन हीमोलाइटिक एक्सप्लेन कर रहा है। नॉन हीमोलाइटिक का मतलब होता है इसमें आरबीसीज का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। और फेब्राइल का मतलब होता है फीवरिश। तो FNHTR का मतलब ये होता है कि बॉडी का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से ज्यादा 24 घंटे के अंदर बढ़ रहा है तो वो हम इस रिएक्शन में लेंगे। और ये जनरली एलो इम्यूनाइजेशन की वजह से होता है अगेंस्ट डोनर आरबीसी, डोनर WBC या प्लेटेड एंटीजन। एलो इम्यूनाइजेशन हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो आप पिछला देख लीजिए। इससे साइटोकाइन रिलीज हो जाता है। और इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे आप? ल्यूको रिडक्शन से, एफेरेसिस प्लेटलेट से। थर्ड हो गई हमारी एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शंस यानी कि बॉडी में सडनली एलर्जी की प्रेजेंस आपको फील होगी, यानी IgE मेडिटेटेड होगी और इसमें हिस्टामिन रिलीज हो जाएगा कि पेशेंट को खुजली आ रही है, एकदम उसको चिनचिनी सी मच रही है पूरे शरीर में। ये इसके कॉमन होंगे। इसमें हमको क्या करना होता है कि एक तो वॉश्ड आरबीसी डालने होते हैं और प्लाज्मा कंपोनेंट्स कम करने होते हैं। इससे क्या होगा कि IgE का जो लेवल है वो हमारी बॉडी में डाउन आ जाएगा और हमारी बॉडी नॉर्मलाइज हो जाएगी। फोर्थ हो गई एनाफिलिप्टिक रिएक्शंस। ये मोस्ट सीवियर होती है। इसका मतलब बॉडी में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो गई है, और ये तभी होता है जिन पेशेंट्स में IgA की कमी होती है, और ये सीवियर होती है बहुत, और बहुत जल्दी रिएक्शन कर सकती है। फिफ्थ हो गया हमारा ट्रायल, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। इसमें देखिए क्या है, नाम आपको याद कर लेना है तो ये याद हो जाएंगे। एक्यूट लंग इंजरी, डोनर एंटीबॉडीज जिसमें anti-HLA है, एंटीग्रेनुलोसाइट है, ये जिसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उसके जो लंग्स में WBC है उन में रिएक्शन करता है, तो उसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा होता है। और इसका प्रिवेंशन क्या होता है कि ल्यूकोसाइट डिप्लीटेड कंपोनेंट्स हमको चढ़ाने होते हैं। ठीक है। फिर आ गई हमारी इमीडिएट नॉन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। इसमें नॉन इम्यूनोलॉजिकल मतलब ये है कि इसका इंटरनली बॉडी की आरबीसी से कोई लेना देना नहीं है। आरबीसी, IgE, इसका पहला कारण होता है सेप्टिसीमिया। ये कैसे होता है? जब कंटेमिनेशन होता है बैक्टीरिया लाइक यर्सीनिया, सुडोमोनास, और इसका प्रिवेंशन है प्रॉपर स्क्रीनिंग और स्टोरेज। सेकंड है सर्कुलेटरी ओवरलोड। मान लीजिए किसी में ब्लड चढ़ रहा है और वो बाई मिस्टेक थोड़ा उसकी स्पीड बढ़ गई, जो ट्रिप से ब्लड चढ़ने की है, और तो होता क्या है आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती, उसको लगता है यार एकदम आ रहा है, मैं कैसे सारा प्रोसेस करूं, तो सिस्टम एक शॉक में चला जाता है। और उसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा यानी जो हमारा लंग्स का एरिया है वहां पे सूजन सी महसूस हो जाती है। एडिमा का देखिए, एडिमा का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता हो मेडिकल लाइन में,
कोई भी चीज ऐसी जहाँ पे इतना ज्यादा ओवरलोड हो गया और हमारी बॉडी का सर्कुलेशन बंद हो गया तो वो एरिया फूल जाता है, उसको हम एडीमा बोलते हैं। और एडीमा बहुत बड़ा आइडेंटिफाइंग कॉजेज होता है डिजीज का। आप एडीमा से इजीली डायग्नोज कर सकते हो कि भाई ये क्या डिजीज है। अगर आपको ये पता है, एडीमा आपने ढंग से पढ़ा है, एडीमा के भी कई सारे टाइप्स होते हैं जो इस चैप्टर में नहीं है, वो एक जनरल फिजियोलॉजी का पार्ट है। तो एडीमा से आप आराम से पकड़ लेंगे। और इसका प्रिवेंशन क्या है कि आप हमेशा जो ब्लड चढ़ता है, इसीलिए आपने देखा होगा 1 यूनिट ब्लड बहुत टाइम में चढ़ता है एज कम्पेयर टू अदर आईवी फ्लूइड्स, ठीक है। और आप इसमें आरबीसी का कंसेंट्रेट यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ होल ब्लड। अगर एडीमा हो रहा है तो उससे भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब हमारी फर्स्ट कैटेगरी पूरी हो गई। अब सेकंड हो गए डिलेड। एक्यूट वाले हमने दोनों केसेस देख लिए, हम डिलेड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन देख रहे हैं। डिलेड में वही हिमोलाइटिक रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन 2 दिन से लेकर 10 दिन के अंदर हो सकती है। और इसका मेन काम होता है एमनेस्टिक रिस्पॉन्स, जो हमारी बॉडी की कई सारी इनबिल्ट आर्ट एंटीजन है, जैसे RH एंटीजन है, किड एंटीजन, केल एंटीजन, डफी एंटीजन। ये साइंटिस्ट के ऊपर इनके नाम है जिन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया। तो ये एंटीजन कई बार रिएक्ट करने में टाइम लगा देते हैं, तो फिर जो रिएक्शन होती है उसको हम डिलेट बोलते हैं। सेकंड हो गई हमारी पोस्ट ट्रांसफ्यूजन पुरपुरा, सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया 7 to 10 डेज आफ्टर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। मान लीजिए किसी में प्लेटलेट चढ़ी और बॉडी ने वो प्लेटलेट एक्सेप्ट नहीं करी। शुरू में तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे वो प्लेटलेट्स क्या है, डिस्ट्रॉय होनी चालू हो जाएंगी, अपने आप ब्लड में डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी। उसकी वजह से प्लेटलेट लेवल्स नीचे आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थर्ड हो गया हमारे जीवीएचडी। ये मेनली होता है ग्राफ्ट से ऊपर। ग्राफ्ट का मतलब है कि किसी ने कोई चीज डोनेट करी और डोनर के ही टी सेल्स ने आके अटैक कर दिया रेसिपिएंट टिश्यूज को, ठीक है। और इसका प्रिवेंशन होता है इरेडिएटेड ब्लड प्रोडक्ट्स। यानी आपको करना क्या है, जितने भी डोनर ब्लड होगा उसमें आपको पहले रिएक्शन करानी है कि जो उसके नेचुरल टी सेल्स क्या होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। इनका क्या है, सीधे इनको कोई फॉरेन बॉडी दिखी और उन्होंने उसमें गोली मारी। टी सेल्स की एक खासियत होती है, एनकाउंटर स्क्वाड होता है ब्लड का, तो इनकी प्रॉपर्टी ही किल करना है। इसको, इस रिएक्शन को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो इनको हमें ब्लड में से निकालना पड़ता है। और लास्ट कैटेगरी आ गई हमारी डिलेड नॉन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, ठीक है। ये किस लिए हो सकता है कि जैसे आयरन ओवरलोड क्यों होगा कि मान लीजिए कोई थैलेसीमिया का पेशेंट है। अब थैलेसीमिया के पेशेंट की तो आरबीसी क्रैश करती रहेंगी, तो उसको तो बार बार ब्लड चढ़ेगा। जो ब्लड में डोनर का जो नया ब्लड होगा उसमें एक हीम कंपोनेंट होगा, आयरन कंपोनेंट, और उसकी आरबीसी तो खत्म हो ही जाएंगी हर साइकिल के बाद, लेकिन वो आयरन ब्लड में डिपॉजिट होना चला जाएगा। इसका वजह से जो प्रॉब्लम आएगी उसको हम डिलेड नॉन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन कहेंगे। इसका प्रिवेंशन क्या है, आयरन चिलेशन करके हमें निकालना है, ठीक है। सेकंड हो गया हमारा ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये तो मोस्ट कॉमन है और सबको पता है। इन्फेक्टेड किसी पेशेंट से इन्फेक्टेड हमने सिरिंज यूज कर ली, कोई ऐसा पॉइंटेड नाइफ टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया जिसमें HIV, HPV, HCCV का ऑलरेडी इन्फेक्शन है, तो इसके लिए क्या है कि पहले हमने डिटेल में पढ़ा था कि किसी का भी ब्लड आता है ब्लड बैंक में या हॉस्पिटल में, तो उसकी हम स्क्रीनिंग करते हैं, उसमें चेक करते हैं किसी भी टाइप का इन्फेक्शन तो नहीं है, तो उस स्क्रीनिंग से आप आराम से बच सकते हैं। आइए रिवाइज कर लेते हैं। ये थोड़ा डिटेल चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपको 4 मेन कैटेगरी इसमें पढ़नी है। इमीडिएट इम्यूनोलॉजिकल, उसके एग्जाम्पल AHTR, FNTHR, एलर्जिक एनाफिलेक्साइसिस ट्रायल। इसकी प्रिवेंशन क्या है, करेक्ट मैचिंग करिए, लूको रिडक्शन करिए, वॉच्ड आरबीसी। फिर सेकंड हो गया इमीडिएट नॉन इम्यूनोलॉजिकल। इसके एग्जाम्पल क्या है, सेप्टिसीमिया, सर्कुलेटरी ओवरलोड। इसकी प्रिवेंशन क्या है, स्टेराइल कलेक्शन करिए और स्लो धीरे धीरे आराम से ट्रांसफ्यूजन करिए। थर्ड हो गया डिलेड इम्यूनोलॉजिकल। इसमें वो क्या होता है, हिमोलाइसिस डिलेड हो जाती है। और पोस्ट ट्रांसफ्यूजन पर्पुरा GVHD, इसमें हमें एंटीबॉडी स्क्रीन करनी है, और ऐसी कोई चीज जो हमारे बाद में रिएक्शन करेगा उसको हमें ब्लड में से पहले ही निकालना है। फोर्थ हो गया हमारा डिलेड नॉन इम्यूनोलॉजिकल। ये आयरन ओवरलोड की वजह से होता है और इसमें हम चिलेशन थेरेपी और इन्फेक्शन स्क्रीनिंग करते हैं। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। ऐसे ही हम हेमाटोलॉजी भी अपनी कंप्लीट करेंगे। मुझे आप लोग बताइए, अगर आप जब भी आप ये वीडियो देखें, कि क्या माइक्रोबायोलॉजी की भी लेक्चर सीरीज आपको चाहिए, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी ऑलरेडी बहुत सारे एजुकेटर्स ने यूट्यूब पे करा रखा है
और बहुत अच्छा करा रखा है, मेरे से बहुत बेटर करा सकता है। तो मुझे इस चीज़ का कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई क्या मैं डालूँ, क्योंकि अगर ऑलरेडी बेटर अवेलेबल मटेरियल है तो उसमें ये सब हैक देने की मुझे ज़रूरत कम लग रही है। और अगर आप लोगों को नीड लगती है तो मैं उसको ज़रूर करूँगा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। थैंक यू।